नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। महंगाई का तूफान जारी है एंड वी आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। मसला कुछ ऐसा है कि जनाबे वाला डॉलर हर हद पार कर रहा है और अपनी हद से पार हो गया। मसला एक है, सिर्फ एक मसला यहां यह बैनुल अक़वामी सतह पर आपको बता रहा हूं, जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। अमेरिका के साथ आपने वैर ले लिया है और अमेरिका आपके साथ वो करेगा जो आपकी सोच है। आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे और भी हैं एब्सोल्युटली नॉट वाले, आप की तरह और भी हैं अर्तुगल, आप की तरह और भी हैं बारबरोस, जो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह के वेस्ट से टकरा जाएं। और आप टकराएंगे तो नुकसान तो दोनों का होगा। लेकिन मसला यह है कि वो जो तुर्की के साथ कर रहे हैं, तुर्की की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, यकीन करें, बेड़ा सत्यानाश कर दिया है। उनकी करेंसी जो है लीरा, उसका बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने और उनके मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। क्यों? वो वेस्टर्न एलाई तस्वुर किए जाते, मैं आपको बता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई यार हमारी इस बैनुल अक़वामी मईशत में हमें आंखें दिखाए, साथ चले, कोई बात नहीं। लेकिन अब मसला कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान ने भी तुर्की की राह पकड़ ली है और वो हमारी मईशत के साथ क्या करेंगे, समझ तो आप गए होंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, फिर मैं वही चीज़ दोहराऊंगा जो मैंने कल दोहराई थी। अमेरिका 100 गुना बेहतर है बाकी ममालिक से जो आपके साथ इत्तेहाद बनाना चाह रहे। रूस आपका कभी नहीं होगा। रूस ने आपको डिच मारी, डिच मार के इंडिया चला गया। इंडिया कल से डिस्को डांस कर रहा है कि रूस हमारी तरफ वापस आ गया, रूस हमारी तरफ वापस आ गया। चीन आपके किसी काम नहीं आया। टू बी वेरी फ्रैंक, अभिनंदन को आपने अकेले पकड़ा। आपने सीपे का मंसूबा सिर्फ नोटू के लिए नहीं बनाया था, यह मैं आपको क्लियर बता दूं। कश्मीर और नदर्न एरियाज का एक हिस्सा है अक्साई चीन, जो कि बुनियादी तौर पे ट्राई पेट्रियट डिस्प्यूट था, यानी इंडिया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान। पाकिस्तान ने वॉलंटरली अक्साई चीन के हवाले कर दिया। अच्छा काम किया वैसे, ताकि चीन मुतमईन हो जाए और हम उनका हिस्सा जो है वो उनको वापस से लौटा दें। पाकिस्तान इस हद तक गया। पाकिस्तान ने सीपे का मंसूबा स्ट्रेटेजिकली बनाया था ताकि खुदा न खास्ता अगर हिंदुस्तान हमें मैली आंख से देखे, कश्मीर या हमारे नदर्न एरियाज पे अटैक करे, तो चीन शायद हमारी मदद के लिए आ जाए। इसीलिए सड़कें बनाई हैं ताकि वो बड़े आराम से यहां पर आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन जब उन्होंने हमला किया, इंडिया वालों ने सर्जिकल स्ट्राइक, चाइना कहा था अरे यार सानू लब नहीं रहा, लबदा नहीं। काम के टाइम ये वो वाला दोस्त है जो लबदा नहीं, जिस टाइम खाने का बिल देना हो लबदा नहीं। फिर जाना पड़ता IMF के बाद, दे दे वहाँ दे दे, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, बाजू खराब है, पैसे दे दो, IMF के आगे मांग तांग। यही किया ना। इसको अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश नहीं करो। IMF के पास आप भिखारी बन के ही जा रहे हो, कोई हीरो बन के नहीं जा रहे। खैर, मैं तो लगा रहूंगा। आजकल तो भाई मौसीकी का दौर आया है। कोई गाना गा रहा है कि जनाबे वाला तुम देना साथ मेरा, तो आप समझ गए ना, यानी वो गाने गुने आए हैं। तो हमारी तरफ से भी एक गाना, लेकिन वो ब्रेक के बाद आपको सुनाऊंगा। गाना बड़ा मशहूर है, पिंडी वाल मशहूर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालीम याफ्ता और इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ शो में शामिल हैं। और इनके साथ जनाब शान सईद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कुआलालंपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी मईशतदान हैं। ये भी दोनों बैनुल अक़वामी मईशतदानों को आज इसलिए दावत दी है
क्योंकि महंगाई का मौजू ऐसा है जहां हुकूमत हमारे साथ इसरार कर रही है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर महंगाई हुई है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमें यह कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक में महंगाई की शरह हमसे ज़्यादा है और पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जिसके ऊपर सॉरी मुझे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। तो इसके ऊपर मैंने कोशिश की कि मैं संजीदा हूँ, लेकिन जब बात ही मुझे गैर संजीदा लग रही तो मैं कैसे संजीदा हूँ। एनीवे, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बराह रास्त इस सवाल के साथ आपके पास आता हूँ। क्या पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है? क्या हमारे से ज़्यादा सस्ता मुल्क दुनिया में और कोई नहीं है? और महंगाई की शरह क्या सबसे कम पाकिस्तान के अंदर है? सारी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, फिर मैं आगे चलूँगा। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। मेरे ख्याल में जैसे वो कह रहे हैं कि मुझसे संजीदा नहीं हुआ जा रहा है इस बात के ऊपर, तो ये कहना ही गैर संजीदा है कि दुनिया के बाकी ममालिक जो है वहाँ महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा है। और पाकिस्तान अभी भी इन हालात में, जहाँ तकरीबन मेरे एस्टिमेट्स के मुताबिक इन्फ्लेशन 25% से 30% आ चुका है। अब ये बात करें तो जाहिर सी बात है वो हंसी तो आती है। दुनिया में जब हम कंपैरिजन करते हैं अपना, तो हमें जो पर कैपिटा इनकम है उसके साथ भी कंपैरिजन करना चाहिए कि लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। हमेशा जब लोग महंगाई महसूस करते हैं वो उसी वक्त होती है जब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते, क्योंकि इनकम जब आपकी बढ़ती जाती है तो चीज़ें महंगी भी तो लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, जिसको हम कुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि लोगों की आमदन जो है वो स्टक हो गई है, चीज़ों की कीमतें जो वो डे बाय डे वो बिल्कुल मैं कहूँगा रॉकेट की स्पीड से वो बढ़ती जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग चीखेंगे। अब ये है कि हमारे यहाँ जो मिनिमम वेज रेट है अगर देखा जाए तो 20 से कुछ कल में लगभग इसके आसपास 20-22 के लगभग, लेकिन अब यही जो मिनिमम वेज है यूरोप की बात करें वहाँ 1200 यूरो जो मिनिमम वेज है 1200 यूरो को आप 200 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि उनका इनकम लेवल क्या है और हमारा इनकम लेवल क्या है। जहाँ ये बात करते हैं जी दुनिया के बाकी ममालिक जो है वो महंगे हैं, आप चाइना में देखें वहाँ इन्फ्लेशन रेट क्या है, आप अपना इन्फ्लेशन रेट देख लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा इन चीज़ों का। मेरा ख्याल है कि हमारी अब ये आदत बन चुकी है कि हर एक चीज़ को मैनिपुलेट करो और जिम्मेदारी जो अपने ऊपर हमने लेनी है उसको बाहर पर डाल दो। पहले आपने कहा जी पूरी दुनिया की इकॉनमी सिकुड़ गई कोरोना की वजह से, मानते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी सिकुड़ गई, ठीक है। फिर आपने कहा जी कि अब जो पूरी दुनिया के तेल महंगा हुआ तो पाकिस्तान में भी तेल महंगा हुआ, मान ली बात, लेकिन अब दुनिया में तेल सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा क्यों है? कोई इसका जवाब देने वाला बंदा नहीं है। फिर आपने कहा जी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ गई, उसका असर जो पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है बात, लेकिन आप ये देखें कि आपके जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो इस वजह से नहीं है कि दुनिया में महंगाई हो रही, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपके गवर्नेंस के फैक्टर्स हैं, आपके और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूँ। शान सईद साहब, चलें, आप इस वक्त कुआलालंपुर में बैठे हैं, वन ऑफ द बिजनेस कैपिटल्स ऑफ एशिया। क्या वाकई में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और क्या वो शरह जो बयान की है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने पाकिस्तान के लिए, क्या उतनी शरह आपके मुल्क में भी है या इर्द गिर्द के खित्ते में भी है? क्या कहते हैं आप? नहीं, इस सेक्टर इन रीजन में इन्फ्लेशन जो है कम है। अगर आप कंपेयर करें चाइना के साथ, चाइना का जो इन्फ्लेशन रेट है 1.5% है, यूरोप का है 4.9, अमेरिका का है 6.2। तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, खाली चाइना और इंडिया का देखिए, इंडिया का 4.5 है और इंडिया का 4.5 है और चाइना का 1.5 है। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो जैसे डॉक्टर शहबाज बात करें, मेरा ख्याल इतना ही होगा। और आप जब इकोनॉमीज को देख रहे होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी पर कैपिटा इनकम, आपका जीडीपी साइज, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, वो सारी चीजें काउंट होती हैं। तो अब ये नहीं कह सकते पाकिस्तान बड़ा कोई सस्ता मुल्क है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा है और उसकी सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं नहीं ख्याल है वो मैं इमरान खान पे डालता हूँ। इट इज द टोटल फेलियर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए आगे आए हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं आगे आई हुई। तो इन आवर केस आवर स्टेट बैंक हैज टोटली मेस्ड अप विद द मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर आप इन्फ्लेशन जो है 9.5% से 10% भी ले जाएं
तो अगले 12 से 18 महीने में ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा और पाकिस्तान टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त स्टैगफ्लेशन में। एंड व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? व्हेन यू हैव हायर इन्फ्लेशन एंड लोअर ग्रोथ। तो हम 1970 वाले एरा में आ गए हैं। हिस्ट्री रिपीट कर रही है 51-52 साल बाद कि पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन आ गया और ये स्टैगफ्लेशन जो है इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, ये एटलीस्ट 2 से 3 साल रहेगा। अच्छा, एक मामूली सी चीज, फिर मैं दोबारा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब की तरफ आता हूं। भाई आज पता लगा है कि ओमिक्रॉन इतनी गड़बड़ नहीं करेगा, अब मतलब ये कि उस पर मौसर होंगी, वैक्सीन भी मौसर हो सकती है, तो अब इंटरनेशनल मार्केटों के अंदर उतार चढ़ाव निस्बतन कम होगा। जी आप मुझसे पूछें। जी आपसे ही पूछ रहा हूं, फिर मोहम्मद शहबाज साहब से पूछूंगा, जल्दी से बता दें। जी ये जो नया वायरस है ये माइल्डर है और ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना थ्रेटनिंग होगा। तो इकोनॉमीज जो है और मार्केट जो है उसने उसको पॉजिटिव लिया है। अगर आप देखें ऑयल प्राइसेस जो है वो 7% इंक्रीज है और मार्केट सारी इक्विटी मार्केट्स अप है। तो मेरा ख्याल है ये एक होप है कि ग्लोबल इकोनॉमी शायद रीबाउंड कर जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ग्लोबल इकोनॉमी 2025 से पहले रिबाउंड कर सके। चलें अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि 2022 के अंदर ये वबा बिल्कुल ख़त्म हो जाए ताकि जान छूटे। और ओमिक्रॉन के हिसाब से भी अच्छी खबर आ गई मोहम्मद शहबाज साहब। अब कोई बहाना नहीं बचा, सॉरी, अब बहाना नहीं बना सकती हुकूमत, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया, माजरत कि फलां मशीनरी नहीं आई, फलां नहीं आया, फलां, समझ गए ना मेरी बात। तो अब कोई बहाना नहीं है। अब क्या बहाना बनाया जा सकता है, क्या कहते हैं आप? हाँ जी, अब बहाना बनेगा ना, क्योंकि ये अभी सिर्फ अमेरिका ने ये बात कही है कि ओमिक्रॉन जो है ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है जैसे कोरोना था। तो बाकी सारे कंट्रीज ये कह रहे हैं, इवन कि यूके ने ये कहा है कि ये बड़ा खतरनाक है, वहाँ केसेस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये जो बहाने की बात कर रहे हैं वो तो तब होगा ना कि जब ऐसे लगता है कि गरीब आदमी और नोटू की आपस में काट है। गरीब आदमी के हाथ में आता है तो टिकता ही नहीं, निकल जाता है, और अमीर के पास आता है तो ऐसा महसूस होता है मकनातीस की तरह खींचता चला आ रहा है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। इसको वेस्ट में इन इक्वालिटी भी कहते हैं, इन इक्वालिटी भी कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, ये आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हम कहते हैं माशी नाहमवारी, या आप कह सकते हैं कि गैर मुसावी तकसीम वसाइल, इनइक्वालिटी। ये सर हमारे माशरे में बढ़ रही है। आपके ख्याल से मामला कहाँ जाएंगे? देखें, इसको इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मेजर पोर्शन जो आपकी जीडीपी का होता है वो एलीट क्लास ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वसूल करती है, बाकी बड़ा थोड़ा पोर्शन जो है आपकी बॉटम क्लास उसको पहुंच पाता है। उसमें ज़ाहिर सी बात अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो शान सही साहब की बात बड़ी अच्छी है यहाँ पे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी के साथ मेस कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी मेस हो चुकी हैं, ठीक है, आपकी जो गवर्नेंस पॉलिसी है वो भी मेस हो चुकी हैं, आपकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं वो भी मेस हो चुकी हैं। सारी चीज़ों ने मिल मिला के वो नाहमवारी जो मुआशरे के अंदर पैदा की, और उसके ऊपर आप सीरियस होकर कुछ बातें या स्टेप्स लें। आप ये कहें कि इस साल 12 लाख अफराद जो हैं उनको बाहर जो है रोज़गार मिला है। आप मुझे बताएं कि इस तरह के नॉनसेंस बयान देने की आपको जरूरत है जब मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बड़े जोरों से बढ़ रहा है। फिर आप ये कहते हैं जी अगले 2 सालों में मजीद 20 लाख लोग जो हैं उनको बाहर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अरे बाहर को छोड़ें, आप लोकल लोग जो उनके बारे में सोचें कि उनको हमने कैसे एम्प्लॉय करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो आपकी आउटपुट प्रोडक्शन है उसको वो तवज्जो देनी चाहिए। आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर सीरियस होकर बात करनी चाहिए, उसके ऊपर अमली इक़दाम करने चाहिए। सीरियस तो हम हैं, वो सीरियस हैं सर। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो आपका वो बिल्कुल बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आपने उसको तबाह किया है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमें अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको वो तवज्जो देनी चाहिए। खादें आपकी महंगी हैं, आप बयान क्या देते हैं कि चूँकि जी DAP पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी महंगाई हो गई। आप किसी भी काम में आप हाथ डालते हैं वो उसको बहरान बना के रख देते हैं। फिर आप कहते हैं चीनी की कीमतें इसलिए थोड़ी सस्ती होंगी, कभी क्रशिंग का सीजन शुरू हो गया, और सस्ती क्या है कि 54 रुपये की या 55 रुपये की थी जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था। आज लोग फिर 90 रुपये दे रहे हैं। कुछ ऐसे मुल्क के एरियाज़ हैं, कराची में भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ 200 रुपये फ़ी किलो चीनी दी जा रही है। तो मुझे बताएं क्या अमल किया आपने, लोगों के मसाइल क्या देखे आपने? तो ये चीज़ें जो हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे थे, वो बात भी ठीक है। रुपया वैसे किसी का भी सगा नहीं होता। एक नोट जो है वो आज आपके पास है, कल मेरे पास घूम फिर के आ जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी मनी भी कुछ चीज़ है। लेकिन अब जब एक बंदे के पास पैसे हैं ही कम तो वहाँ टिकेंगे कहाँ से? तो हमें, मेरे ख्याल में, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी जो हमारी डोमेस्टिक लेबर फोर्स है उसकी करैक्टरिस्टिक जो है, स्किल जिसे कहते हैं, उसको मद्देनजर रख के हमें जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए।
आपने जो बात की उससे मैं ज़रा उसकी वजाहत ये भी कर दूं कि असल में मसला ये है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट का बड़ा क्राइसिस है और वहाँ पर एक तो लैक ऑफ प्लानिंग है और अनफॉर्चुनेटली रिलायंस नहीं है साइंटिफिक जिसे आप कह सकते हैं रिसर्च के ऊपर। बात कुछ ऐसी है कि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, पता नहीं आप इसका क्या जवाब देना पसंद करें, हम हमेशा लामंतकी गैर मंतकी बात करके खुश होते हैं, सफाई वो देते हैं जो कि लॉजिकल नहीं। अब जैसे एक छोटी सी बात है जिस पे 3 दिन से बात कर रहा हूँ, मुल्क में कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि मैं भी, आप तो खैर शोबा तहकीक से ताल्लुक़ रखते हैं, हम तो तालिब इल्म में तहकीक के, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर जहाँ भी चेक किया पर कैपिटा रिसोर्सेज पाकिस्तान की कम है, पर कैपिटा रिसोर्सेज। इसके साथ साथ जो एक्सप्लोरेबल या प्रूवन रिसोर्सेज हैं वो भी कम है। फॉसिल फ्यूल भी पाकिस्तान के पास कम है। एग्रीकल्चर का आपने खुद बता दिया कि एक प्लान तरीके से उसे इस नहज पर पहुंचाया गया है, अनफॉर्चुनेटली उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूँ। आपके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं, दैट्स अ फैक्ट। अब फिर आपसे बहस होगी मज़ेदार। मैंने साइंटिफिकली देखे, आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, आप इसकी अगर नफी करेंगे तो बेसिस ऑफ रिसर्च, डोंट बिकम इमोशनल लाइक अदर इकोनॉमिस्ट। आप मुझे फैक्ट की बुनियाद पे बताएं जी। हाँ जी, देखें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं इस फोरम में बैठ के नहीं कर सकता। वजह यह है कि मुझे भी जान जो है बड़ी प्यारी है, ये बात, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगा कि हम अगर रिजर्व्स की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा ये जो आपका बिजली का क्राइसिस, उसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो छठा बड़ा मुल्क है जहाँ कोल रिजर्व दुनिया से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम उस कोल से बिजली पैदा करें तो सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क के अंदर 200 साल वो बिजली इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब कि पाकिस्तान जो है वो इतनी कैपेसिटी है। इशू ये है कि हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। जब उस कोयले के ऊपर बहस चल रही थी, साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ गई कि जो आपका कोयला जो उसके अंदर वो राख जो ज़्यादा पैदा करता है, हमें ये देखना है कि हम अपने लोगों को जो है वो उनके फ्लाउ बहबूद में इजाफा या उनकी ज़िंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं, बजाय कि हम फॉरेन रिपोर्टें जो है उनके ऊपर रिलाय करें, और वो तो यही कहेंगे। ठीक है जी, अभी आपने, लेकिन उन्होंने एक और पर्चा भी दिया, एक और चीज़ ऐड करूँ, आपको याद आज से 3 साल पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी, एक केकड़ा प्रोजेक्ट जो था उसके ऊपर बात हुई, हमें वो ख्वाब करें खोद के दूसरी तरफ जापान निकल आया, गैस नहीं निकली, हम लोग जो है जनाबे वाला उसके ऊपर हम फिर चुप हो गए। हमें जो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप जनाबे वाला इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे, ये प्रेशर खत्म नहीं होंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने आप ही प्रोग्राम के अंदर ये बात कही थी कि हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। और आज का जब जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो ये है कि आपके पास स्ट्रेंथ होगी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुल्क स्ट्रांग होगा फाइनेंशियली, तभी ये प्रेशर रिलीज करेंगे, वरना ये प्रेशर बढ़ते जाएंगे। और ये प्रेशर देखें अभी आपने क्या किया है। मैं फिर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि आपने 6 अरब डॉलर के बदले में आपने पूरा मुल्क भेज दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के जो आप गवर्नर साहब उन्होंने कहा जी 6 अरब डॉलर के बदले IMF ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का मैस होना बनता है, आपकी पॉलिटिक्स का मैस होना बनता है, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसका मैस होना बनता है, क्योंकि आप ये उनको लिख के दे चुके हैं। और बहुत सारी चीजें जो कौम से छुपाई जा रही हैं कि बड़े बड़े एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मुझे ये बताएं, सीपेक के एवज भी तो आपने सड़कें रखवा दी, एयरपोर्ट रखवा दिए। सर वो बुरे या ये मेरे सभी बुरे, उसमें तो सभी बुरे, उसमें बुरा कोई नहीं है। देखें, चाइना ने अगर सीपैक का जो है वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू किया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। हमारा काम था उस प्रोजेक्ट से हम कितना फायदा लेते, ये हमारा काम था। और ये तभी होता है कि देखें, आपका जब ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, आपके घर के पानी के अलावा है नहीं उस टंकी में, हमने वहां पे पैप लगा दी। बेसिकली बात ये, वेस्टर्न चाइना तो रेगिस्तान है, हमने उनको सड़क बना के दे दी, तो मतलब हमने उनके लिए काम किया है। मैं वापस आता हूं तो आपके साथ मजीद गुफ्तगू। और जैसे आपने कहा कि कुछ फोरमों पे आप शायद कुछ बातें माने भी ना, क्योंकि हालात वाक़यात इसकी डिमांड करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा कि आपसे उन मौज़ूआत पे बात करूं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था ये मजाक है, लेकिन डीजल वाकई में एक बंदे का नाम है, आपको पता है? नहीं, यहाँ पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। डीजल एक ऐसे बंदे का नाम है जिसने मूंगफली के तेल से चलने वाला इंजन दरियाफ्त किया था, गाड़ी का ही आप समझ लें, गाड़ी का ही इंजन। तो बेसिकली उसने आज से तकरीबन आप समझिए कि 100 साल से, बल्कि 120 साल से जायद पहले उसके जहन में ये ख्याल आया कि एक वक्त आएगा
जब तेल मुक जाएगा और उसके बाद ये चीज़ होगी। उस मूंगफली के तेल से चलने वाला गाड़ी का ही इंजन आप तस्वुर कर लें, आज डीजल इंजन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वो तो खैर फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू प्रोड्यूस ए बायोडीजल। अनफॉर्चुनेटली ये मौजू मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बात आपको पता होगा, हमारे पास तेल के वसाइल हैं कोई भी, एग्रीकल्चर हमारे पास है, आपने भी शायद सुना हो बायोडीजल के बारे में। इंडिया इज यूजिंग ए लॉट ऑफ बायोडीजल टू सब्स्टिट्यूट डीजल, वन ब्रिंगिंग डाउन द एमिशंस फ्रॉम कार्स, सेकंड ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट, एंड ऑल्सो हैविंग ए इंडिजिनस रिसोर्स अगर उनके पास शॉर्टेज हो जाए। सर ये तो मैंने आपको एक बात बताई, हम कितने एरियो में पीछे रह गए हैं आप मुझे बताएं ना। कॉटन यील्ड उनकी हमसे बेहतर, वीट प्रोडक्शन उनकी हमसे बेहतर, पर हेक्टेयर यील्ड उनकी बेहतर। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्रेरियन कंट्री हैं, हम क्यों नहीं डिलीवर कर रहे? क्या कहते हैं आप? जी, वो डिलीवर ना करने की वजह ये है कि एक तो हमारा ध्यान जो है ना, वो हर छोटे बड़े बंदे को हमने इजाज़त दी हुई है कि 2-4 एकड़ जो है वो ख़रीद लो, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दो, ठीक है। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि आने वाले दिनों में, और बड़ी दूर टाइम नहीं है, कि हम काश्तकारी कहाँ पर करेंगे, और ये भी एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है। हम एक्चुअली है डीलर ना। अच्छा, उसके बाद जब मैंने एक आर्टिकल लिखा था पाकिस्तानी इकॉनमी के ऊपर, जिसके अंदर ये मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान की वाटर इकॉनमी और 300 बिलियन की वाटर इकॉनमी है, 300 बिलियन की। आपको पूरा 100 बिलियन कर्जा है जिसके ऊपर आपके ये हालात हो गए, तो हमने उसको क्यों नहीं देखा। उसके बाद जैसे अब डीजल की बात करें, कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है, जियोग्राफिकली दुनिया के अंदर हम उस खिते में वाक़ हैं जहाँ दुनिया की सस्ती तरीन बिजली पैदा कर सकते, वो भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2030 तक करना पड़ेगा आपको। वजह ये है कि अभी यूरोपियन यूनियन ने आपके एक्सपोर्ट्स को पाबंदी लगा दी है। उन्होंने ये मैं कहा है कि हम आपको ग्रे लिस्ट से तब निकालेंगे, पहले हमें इंश्योर करें कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका कितना ख्याल आपके मुल्क के अंदर हो रहा है। 2030 तक अगर हमने अपनी इकॉनमी को, और ये भी मैं समझता हूँ कि चूंकि ये बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें मूव होना होगा। अगर 2030 तक आपने ये काम ना किया तो मुझे डर लग रहा है कि वेस्ट जो है वो आपके एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये कह के लगा देगा, चूंकि आपकी ये प्रोडक्शन जो है ये फोजल फ्यूल से आप तैयारी कर रहे हैं, कोल कंजम्पशन आप कर रहे हैं, ऑयल कंजम्पशन से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। तो हमें मेरे ख्याल में शुरू से ही वो होश के नाखुन ले लेने चाहिए। अगर हम नहीं करते, आज से प्लान करें, अभी भी देर नहीं हुई, और अगर नहीं करते फिर मेरा कहना ये बजा बनता है कि हम अपने आप को तबाह जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने बना दी, दुनिया का सबसे छोटी चीज तो बनाते नहीं सर, कायदे-आज़म सोलर पार्क। उसमें देखना वो दुनिया आपकी दुनिया है कितनी, आपकी दुनिया साउथ रीजन तक खत्म हो जाती है, इससे आगे बढ़ती नहीं है। अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल हो गए हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट वहाँ हमसे 50 साल हो गए, बिल्कुल हो गए। उनका पर कैपिटा जो है वो $2000 है। उसके बाद हम 22 या 20 से 22 बिलियन $US के ऊपर बैठे हुए हैं। वो 45 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो देखें ये चीज़ें होती है, ये स्ट्रेटजी होती है। किस चीज़ की कमी है? कमी सिर्फ इसी चीज़ की है कि बजाय कि हम लेक्चर सीरीज शुरू करें और लेक्चर दें कौम को कि जी बंदे को गैरतमंद होना चाहिए, हाँ जी बंदे को गैरतमंद होना चाहिए, लेकिन बंदे को स्ट्रेटजिक भी होना चाहिए, बंदे को अक्लमंद भी होना चाहिए, ये सोचने के लिए, ये करने के लिए कि कैसे मैं अपनी आवाम जो है उसकी ज़िंदगी आसान करूँ, कैसे मैं अपने मुल्क को वो लेके आऊँ आगे। क्योंकि किताबी बातें और प्रैक्टिकल दोनों में बड़ा डिफरेंस है, और ये आप देखें ये दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बात जो आपने की है ये बड़ी अहम है कि वन शुड बी स्ट्रेटेजिक, दैट मीन्स लुक आफ्टर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या इसके बारे में कोई अनवेल किया है प्रोग्राम के हुकूमत क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाह रही है? क्योंकि इसकी तरफ तो जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं, क्लेम है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमने बनाया है और हमारे पास एयर कॉरिडोर है वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कंट्री, बिगेस्ट इन द रीजन, तो सर अभी तक मेरे ख्याल से उसका ओवरऑल केक में तो बहुत छोटा हिस्सा है। क्या देखें, हाँ केक में बिल्कुल छोटा हिस्सा। उसकी वजह ये कि आपने ये प्रोजेक्ट्स जब साइन किया, लाइक सीक पैक जब आपने साइन किया तो उसमें आपने ये साइन किया था कि 25% जो वो एनर्जी है वो कोल से इस्तेमाल होगी। तो आप जब इस तरह के प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो आप उसको फ्यूचर डायरेक्शन जो है, फ्यूचर को मद्देनजर रख के चीज़ें करनी चाहिए कि आया कि दुनिया जो किस स्पीड के साथ जा रही है, हम किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क आपने बनाया, इंडिया का 2500 एकड़ ऊपर मैंने सोलर पार्क बनाया, तो आपका बड़ा है सोलर पार्क या उनका बड़ा है? ये पहले हमें ये तय करना पड़ेगा, फिर हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि दुनिया हम देख कहाँ पे, वो भी छोड़ू हैं हम भी छोड़ू हैं, तो दुनिया है कहाँ पे? क्या हमारी दुनिया जो है वो साउथ रीजन के तक शामिल है? मैंने याद है, अच्छा बड़ा एक मैंने पढ़ा अखबार के अंदर जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये कितने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग क्या है? उसकी 10 मंजिलें। भाई आपकी जो सबसे बड़ी वो 10 मंजिलों तक खत्म हो जाती है। अभी 24